हेलो एवरीवन। आज हम आपको UPHJS 2018 प्री का जो दो पार्ट 2 में पेपर हुआ था उसका पूरा सलूशन दे रहे हैं, जिसमें हम 81 प्रश्न से लेके 100 प्रश्न तक सॉल्व करा देंगे आपके। इससे पहले हम डे 9 तक आपको इस पेपर का 80 प्रश्न तक का सॉल्यूशन दे चुके हैं। देखें 81वां प्रश्न क्या कहलाता है। इसका जो इंग्लिश वर्जन था वो जो पिछले आपने डे 9 का PDF डाउनलोड किया होगा उसमें रहा होगा। 81 प्रश्न है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज आ। भारतीय संविदा अधिनियम में खोए हुए माल को पाने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा है आपसे। उपनिधाता होता है, प्रतिभू होता है, उपनिहिती होता है, ये इनमें से बताना है आपको। तो उपनिधाता को आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 148 संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की संविदा अधिनियम की धारा 148 में पढ़ाया गया। उपनिधाता वो आदमी होता है जो किसी से सामान लेता है, किसी को कोई सामान दे दे किसी ज़रूरत पर। जैसे आपने सीढ़ी किसी से मांगी, तो अगर आपको सीढ़ी कोई मांगने पर दे रहा है तो वो उपनिधाता है, आप उपनिहिती हैं। फिलहाल इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। प्रतिभू नहीं है, प्रतिभू नहीं होता है, बेलर नहीं होता है। प्रतिभू वो व्यक्ति होता है जो गारंटी लेता है। इस पर भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसको छेड़ेंगे तो। उपनिहिती, एग्जैक्टली आंसर आपका सी सही है, उपनिहिती। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है जो प्रश्न संख्या 81 है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में सोल्यूशन दे रहे हैं। हमने साफ साफ लिख दिया है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अनुसार वो व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन है जिसके अधीन उपनिहिती होता। कहने का मतलब पड़ा माल पाने वाला व्यक्ति जो होता है वो उपनिहिती की भांति काम करता है, आपकी अमानत की फॉर्म में उस चीज़ को रखेगा और आप तक उस चीज़ को पहुंचाएगा। ये काम है उपनिहिती का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेली। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 82 पर। क्या करिए प्रश्न संख्या 82, जहाँ की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विवादित प्रश्न था ये। इसमें एग्जैक्टली हाई कोर्ट ने दो अलग अलग धाराओं के ऑप्शंस दे दिए। देख रहे हैं आप, जो ऑप्शन 1 है, वाद को उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जो उसका विचारण करने में सक्षम है। ये धारा 15 है CPC की। और B और C जो ऑप्शन है वो धारा 20 से संबंधित है। जो ऑप्शन B है वो कह रहा है वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी वास्तविक और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। फिर एक ऑप्शन बताया गया है C, आपको उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में वाद हेतु पूर्णता या भागता उत्पन्न होता है। ये धारा 20 बहुत पूछी जाती है, मेंस में भी आती है, प्री में भी आती है। हम इसको प्री के हिसाब से अभी आपको समझा दे रहे हैं, मेंस में हम इसका डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। ये जो दो B और C पॉइंट हैं, B और 2 ऑप्शन B C ऑप्शन है, यही धारा 20 का शीर्षक है कि आप कोई भी वाद वहाँ ला सकते हैं जहाँ पर या तो प्रतिवादी या प्रतिवादी गण निवास कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर ला सकते हैं जहाँ पर वाद हेतु उत्पन्न होता है। इसमें हाईकोर्ट ने उपयुक्त सभी को सत्य माना था पहले जब उसने अपना उत्तर दिया था, मगर चूंकि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला तो ऑब्जेक्शन के बाद उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को देखा ध्यान से और फिर इस प्रश्न को हटा दिया, कैंसिल कर दिया इस प्रश्न को, और कह दिया कि हर एक व्यक्ति को 1 मार्क मिलेगा। कहने का मतलब ये प्रश्न हटा दिया गया है। हालांकि 20वीं धारा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने आपके लिए एक्सप्लेन की है। क्योंकि देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तभी आप कामयाब होंगे किसी भी एग्ज़ाम में। और अगर आप सिर्फ ऑप्शन पढ़ के या उत्तर दे के आगे बढ़ गए तो आपका बेस मजबूत नहीं हो सकता, आप सराउंडिंग्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि
इस बार ये ऑप्शन में आया है, अगली बार हाई कोर्ट इसी ऑप्शन से दूसरा प्रश्न बना देगा। तो अगर आप हमारे प्रश्नों को विधिवत समझ रहे हैं, हमारे एक्सप्लेनेशन को विधिवत समझ रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका प्री डन है। और प्री के साथ ही साथ हम मेंस की भी तैयारी करा रहे हैं, तो मेंस भी हर हाल में आप निकाल लेंगे। अभी हम साथ ही साथ आपको प्री की सीरीज़ भी कराने जा रहे हैं, जो UPHJS का प्री का, चूँकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास लेने जा रहे हैं। अगर जो लोग इच्छुक हैं सचमुच में HJS देने के, क्योंकि HJS का एग्ज़ाम सितंबर में होने की संभावना है, सितंबर 2023 में। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ हमारे नंबर जो हम अभी देंगे आपको, यहाँ पर नोट्स में जो हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं आपको। जहाँ पर भी हैंड रिटन नोट देखेंगे आप, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेगा हमारा, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप क्या करें, हमसे संपर्क करें। फिलहाल प्रश्न संख्या 82 से हम 83 पर चले गए। 83 में है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज़ ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसीलिए हम इसको आर लिख दे रहे हैं। देख रहे होंगे आप, हम अपने आंसर्स में आर लिखते जा रहे हैं, कहीं कहीं भूल भी जा रहे हैं। हमने सिर्फ आपको अभी पूरा पेपर 2018 का पार्ट 1 कराया है, उससे आप देख लीजिए 2018 पार्ट 2 में कम से कम 15 प्रश्न कॉमन है, जिस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप प्री के कम से कम 15 क्वेश्चन हमारे एक पेपर के सॉल्व करने से पा जाएंगे प्री के पेपर में, HJS में। और अगर आपने 4-5 पेपर, 8 पेपर, 10 पेपर जितने कर लिए, तो आप 100% जितने हम पेपर, क्योंकि सारे पेपर कराएंगे UPHJS के प्री के, तो सारे प्रश्न करेंगे, तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी। कुल मिला के फिर प्रश्न पर आ जाए हम लोग कि किस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि जो CPC में जो संशोधन किया गया था 1999 या 2002 में, वो जायज़ था। वो बताया गया है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये प्रश्न आ चुका है 2018 के पार्ट 1 में, हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था इसको। कुल मिला के यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे कि जो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का वाद है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1999 एवं 2000 का संशोधन था, इसकी वैधता को जायज़ ठहराया था। बाकी केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि अगर समय ज़्यादा हो जाता तो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दें, मगर आप उतनी मेहनत करिए हमारे साथ, तभी आप सिलेक्शन लेंगे। सिर्फ हमारी मेहनत से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। धारा 84 क्वेश्चन 84 पर जाइए। निम्न में से किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना होता है? इसमें सारे बंधक के प्रकार बताए हैं। पहला अंग्रेजी बंधक है, जो कि 58E में बताया गया है। 58E संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा है, ये सारी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं हैं। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ये 58C में है। फिर आप आ जाइए भोग बंधक, ये D में है, 58D में। और लास्ट है ऑप्शन D आपके पास, विलक्षण बंधक एनामोलस मॉर्टगेज। कुल मिला के आपने देखा कि इसमें सुपुर्द करना ज़रूरी, तो सबसे इसमें आप देख रहे होंगे भोग बंधन जो होता है, जो ऑप्शन C है वो सही है, क्योंकि भोग बंधन का मतलब ही है, भोग मीन्स इस्तेमाल। आप किसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति, ये इस प्रकार बंधक रखते हैं कि वो इस संपत्ति का इस्तेमाल करे दूसरा व्यक्ति, तो जब तक उसके पास संपत्ति होगी नहीं तो वो इस्तेमाल कैसे करेगा। इसीलिए हमने जो आंसर 84 है उसको लिख दिया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58D के अनुसार भोग बंधन में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है। बाकी और जितने भी तरह के बंधक है उसमें आप कब्जा दे भी सकते हैं, कब्जा नहीं भी दें चलेगा, मगर 58D भोग बंधक में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अनफ्रैक्चुररी मॉर्टगेज, इसमें आपको संपत्ति का कब्जा देना ही होगा। प्लीज़ इंग्लिश मीडियम वाले आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए, और समय की पाबंदी के कारण आप इंग्लिश का प्रश्न प्लस खुद पढ़ें, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम पढ़ दे रहे हैं, और जहाँ पर समय हमें बचाना है तो प्लीज़ आप खुद थोड़ी इसमें हमारी मदद करें।
और प्रश्न को समझें। उत्तर में सबका एक्सप्लेनेशन हम सेम दे रहे हैं, उत्तर आपको समझ में आएगा। हमारा मकसद उत्तर देना ही है, प्रश्न तो आप कहीं से भी पा सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी कराना है। इसीलिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क करें। उसके अलावा जो भी लोग आपके साथी हों उनसे कांटेक्ट करिए, उन तक मामला पहुंचाइए, ये मैटर पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 85 पर। 84 हो गई, 85 प्रश्न क्या कह रहा है? 85वां कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा, प्रश्न पे चलें। यह है प्रश्न नंबर 85। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि, पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो। दूसरा प्रश्न है, चित्त विकृतता के परिणाम स्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधिमान सहमति देने में असमर्थ हो। सी ऑप्शन है, कोई भी एक पक्षकार जो को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हों। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, तो बहुत अच्छे से उपरोक्त का तो कोई मतलब ही नहीं है, बकवास है, ऑप्शन ही बेकार है। ए, बी और सी ऑप्शन को समझ ले। तो जो विवाह शून्य किया जाता है न्यायालय द्वारा अकृतता की डिक्री द्वारा, वो है BSP। बी है BSP, आप याद रखिए। बी है बाईगैमी या द्विविवाह। अगर कोई आदमी, ये हिंदू, सॉरी आदमी नहीं, हिंदू अपनी एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो विवाह शून्य है। पी है प्रतिसिद्ध नातेदारी, BPS एस है सपिंड नातेदारी, या BSP या BPS, जो भी आप चाहें याद कर लें। सपिंड नातेदारी में विवाह शून्य किया जा सकता है, प्रतिसिद्ध नातेदारी में किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार ये बताया गया है, धारा 5 में ये शर्तें बताई गई हैं, और विवाह शून्य होता है धारा 11 में। कहने का मतलब है, और जो बी और सी ऑप्शन हैं, चित्त विकृतता कारण और कोई एक पक्षकार, ये भी धारा 5 की उपधारा 2 में ये दोनों कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस के अंतर्गत विवाह शून्य करणीय है, ना कि शून्य करणीय विवाह का उपबंध हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में किया गया है। तो इस तरह से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते हैं कि शून्य विवाह कहाँ है, किन मामलों में वो शून्य होता है, शून्य करणीय विवाह किस धारा में है, किस आधारों पर वो शून्य करणीय होता है। आप ध्यान से अगर इस प्रश्न को, हमारे वीडियो को रोक के देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कम से कम 10 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कहने का मतलब है, जाहिर में हम सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 से लेकर 100 प्रश्नों का हम उत्तर आपको 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये लिमिट हमने पहले 1 घंटे तक जा रही थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा के आपको 40 मिनट में ये सारा मैटर दे दें, मैक्सिमम 40 मिनट में। 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर अंदर हम आपको 100 प्रश्नों का उत्तर देंगे, और वो भी कॉन्सेप्चुअल देंगे, जिससे आपको आगे के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे संबंधित, वो सब करने में मदद मिले, और आप आराम से प्री क्वालिफाई हो। और प्री के साथ ही साथ हम मेंस की भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप मेंस में भी सिलेक्शन ले सकें। धारा 86 में आ जाइए। एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण निम्न विधि में प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कौन सी धारा के अंतर्गत? पहला ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अंतर्गत, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की 10 के अंतर्गत। उत्तर आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। हालांकि टिपिकल क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो आप मान के चलिए आप फाइट में हैं। उत्तर इसका हमारे टिक करने पर ना जाइए, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए अपना दिमाग लगाइएगा। हाँ, उत्तर यहाँ, हालांकि यहाँ पर सी ही सही है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा जो 19 है, उसमें बताया गया है कि जो हिंदू महिला, हिंदू पुत्र वधू है, हालांकि इसमें पत्नी लिखा है, वहाँ पर वर्ड पुत्र वधू इस्तेमाल हुआ है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विधवा पुत्र वधू अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। यहाँ पर जो और धाराएं दी गई हैं, धारा 24 वो है वाद लंबित रहते हुए भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय से संबंधित है हिंदू विवाह अधिनियम की। और फिर यहाँ पर एक धारा 25 जो है वो है, उसमें सब डिटेल्ड है आपके पास, हम सिर्फ धारा आपको बता दे रहे हैं। स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण से संबंधित है धारा 25। तो धारा 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
पूछी जा सकती है किसी भी प्रश्न में। इससे पहले हमने आपको 85 प्रश्न पढ़ाया था, उसका शायद हमने उत्तर आपको बता दिया है, फिर भी हम जो लिखा है वो हम पढ़ के बता दें आपको। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आते हैं कि आधे बाकी विकल्प बी और सी के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्यकरणीय होता है। ये हमने अपने उत्तर में आपको लिख के दे दिया है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वो विधि द्वारा सशक्त नहीं है कार्रवाई को दूषित करती हैं। आपकी जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 461 में बताया गया है कि कौन सी अनियमितताएं जिनके लिए मजिस्ट्रेट प्राधिकृत ना हो, अगर वो कार्रवाई करता है तो वो दूषित हो जाएंगी। और इसी अधिनियम की धारा 460 में बताया गया है कि कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो अगर मजिस्ट्रेट कर रहा है ऐसी कार्रवाइयों को, तो उन कार्रवाइयों को वो सशक्त ना होते हुए भी अगर वो कार्रवाई कर दे तो उसकी कार्रवाई को अविधिक नहीं माना जाएगा। ये बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 में। और कौन सी अनियमितताएं जिनके लिए वो प्राधिकृत नहीं है, अगर वो कार्रवाई कर रहा है, निर्णय दे रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो अनियमितता जो होगी उसकी अविधिक होगी, दूषित हो जाएगी। तो पहले से इसमें ऑप्शन समझ लें हम। इसका उत्तर जो है वो सी सही है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं तो इनमें से सी सही है। सी इसलिए सही, दंड प्रक्रिया संहिता की पहले हम ऑप्शन बता दें आपको। धारा मतलब ऑप्शन ए में बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत की गई जांच। बी में बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की उपधारा 2 के अधीन किसी मामले को हवाले करना। सी में बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 एक के खंड गा के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना। और डी बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन सह अपराधी को क्षमादान करना। तो अब उत्तर तो आपको पता लग गया कि सी सही है। इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, दे रहे हैं कि इसी जो धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 है, इसके खंड का और खा में भी जो अनियमितताएं होती हैं वो धारा 460 में पहुंच जाती है। मतलब अगर उनको मजिस्ट्रेट कर रहा है तो वो दूषित नहीं करेंगी कार्रवाई को। और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट प्राधिकृत नहीं है और ये कार्रवाइयाँ कर रहा है तो वो भी चली गई हैं ये सारी की सारी धारा 460 में। मतलब ये अनियमितताएं करने पर कार्रवाई जो होगी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई दूषित नहीं होगी अगर वो ऑप्शन ए, बी और डी के अनुसार कार्रवाई कर देता है तो। अब इसमें आप एक्सप्लेनेशन में जो हमने लिखा है उस बात को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा दिया है हमने। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 के अनुसार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है आपके पास धारा 461 के बारे में, देखें आप। कहाँ गया? इस एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बता दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 के अनुसार धारा 190 एक गा के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना एक ऐसी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित करती है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट सशक्त है। बाकी सारी कार्रवाइयाँ धारा 460 के अंतर्गत आती हैं जो दूषित नहीं करती। पूरी हमने बता दी। जो कार्रवाइयाँ दूषित नहीं करती हैं वो हैं धारा 460 में, जो करती हैं वो हैं धारा 461 CRPC में। इसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराएंगे अपने मेंस के हिसाब से, क्योंकि ये मेंस में भी प्रश्न आता है। ठीक, आगे अब चले प्रश्न संख्या 87 पर। क्या कह रही है प्रश्न संख्या 87? पहले प्रश्न देख लें। प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न पे चले। कि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी ये 87 ही था। हमने क्या लिख दिया है इसमें? ये उत्तर 87 ही था। उत्तर 87 था। 88 पर आ जाइए आप। 88 प्रश्न क्या कह रहा है? दंड प्रक्रिया 1 मिनट 87 ही था, 88 पर आ गया। सही है, सब जगह ठीक है, कोई गलती नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436A एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध
अन्वीक्षा लंबित है कि जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है। जो आपकी धारा 436A है CRPC में, वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अन्वेषण के दौरान अपने कारावास से आधी अवधि तक का निरोध भुगत चुका है, कारावास में रह चुका है, तो वो जमानत जब मांगे तो उसको जमानत दे दी जाए, मतलब टोटल कारावास का आधा कारावास। जैसे चोरी की सज़ा में 3 साल की सज़ा है, चोरी के दंड में 3 साल की सज़ा है, तो अगर 1.5 साल तक वो व्यक्ति कारावास में रह चुका है अन्वेषण के दौरान, या किसी भी तरह से कारावास में रहा है, विधिपूर्ण कारावास में रहा है, तो 1.5 साल बाद वो जमानत मांगे तो उसको, मतलब 1.5 साल बाद अगर वो जमानत मांग रहा है तो जमानत उसको आप छोड़ दें। ये कहलाती है धारा 436A CRPC। ऑप्शंस को देख लें। पहले तो बात आप समझ जाएं कि वह अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर डिटेंशन, वो अन्वीक्षाधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की 1/4 अवधि का निरोध भुगत चुका है, नहीं, 1/4 नहीं। वह अन्वेषण अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की 1/3 अवधि का निरोध भुगत चुका है, नहीं। वो अन्वीक्षाधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध, बिल्कुल सही है, आधी अवधि का अगर निरोध भुगत चुका है वो कब, ही हैज़ अंडरगॉन डिटेंशन ऑफ 1/2 पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट स्पेसिफाइड फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही इज़ बीइंग ट्राइल्ड। समझ लीजिए, जिस अपराध के लिए उस अपराधी को विचारण किया जा रहा है, अगर उस अपराध से संबंधित आधे कारावास को वो भुगत चुका है तो जमानत मांगने पर उसको आप जमानत प्रदान करें। ये हमने नोट्स में आपको बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ा दिया है। धारा 88 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हमने आपको कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्वेषण या जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक के लिए निरोध भोग चुका है, वहाँ वो प्रतिव्यूहों सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 89 पर। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 89 पर। क्या करिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है। ऑप्शन है, एक मानचित्र, ये दस्तावेज है। शिला मुद्रिक शब्द है। शिला एवं उत्कीर्ण लेख है। तीनों ही दस्तावेज हैं, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन में अपने दिया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 3E है उसके अनुसार मानचित्र, शिला मुद्रिक शब्द, शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज हैं। जबकि इसमें जो चौथा ऑप्शन है, उत्कीर्ण लेख युक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया हो, ये एक दस्तावेज नहीं है। ठीक, आपको नहीं वाला ही बताना था कि कौन सा दस्तावेज नहीं है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 90 पर। क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 90 कह रही है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। इसमें महानगर मजिस्ट्रेट 2 बार प्रिंटेड है, तो इसको पहले समझ लें। ऊपर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर क्लॉज ऑफ। तो आपकी जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 6 में बताए गए हैं दंड न्यायालयों के वर्ग। उन वर्गों में आता है सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये सब दंड न्यायालयों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऊपर जितने भी जो लिखे हुए हैं ये सब दंड न्यायालयों के वर्ग हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 91 पर आ जाइए। क्या किसी सेशन न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर किसी के विरुद्ध जो है सुपुर्दगी आदेश नहीं है, फिर भी क्या न्यायालय ऐसे आदमी को विचारण के लिए या विचारणों में शामिल कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। ये हमने आपको डिटेल्ड पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें देखिए ऑप्शन नो नहीं, ये वाला नहीं ऑप्शन सही है, यस वाला सही है। टिक को देखेंगे तो गलत कर देंगे। यस कर सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है हमने
कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, 319 कहलाती है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की न्यायालय की शक्ति। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अनुसार सेशन न्यायालय ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति रखता है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश ना हो। ब्रैकेट मामले लिख दिया है, अपराधी की दोषी प्रतीत होने वाले अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई। कहने का मतलब है जो ये 91 का आंसर है तो बिल्कुल कर सकता है विचारण, सेशन न्यायालय ऐसे व्यक्ति का विचारण कर सकता है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश पारित ना किया गया हो या आदेश ना हो, उसके विरुद्ध भी न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। डिटेल्ड पढ़ाएंगे हम धारा 319 सीआरपीसी की अपने नोट्स में। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 92 पर। प्रश्न संख्या 92 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने कहा था कि आपसे हम बात करेंगे, पिछला जो प्रश्न जो था, प्रश्न संख्या जो हटा दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा जो एक प्रश्न हटाया गया था, जो हमने कहा था गलत ऑप्शन दिए हुए थे, वो प्रश्न देखिए धारा 20 दो बार आ गई, एक उस प्रश्न में थी, एक इस प्रश्न में भी धारा 20 सीपीसी की है। देखिए आप, सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है, बा बहुत ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, 4-6 बार पढ़िएगा तब आप समझ पाएंगे इस प्रश्न को। सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है, बा वाराणसी में कारोबार करता है, बा सहारनपुर में अपने अभिकर्ता के माध्यम से से 100 कुर्सियां खरीदता है और सहारनपुर में को उनका परिधान करने को से अपेक्षा करता है, बा खरीदी गई कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल हो जाता है। समझ लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। और बा को पहले अपने साथ दिमाग में बिठा लीजिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हुआ है। मतलब को समझ लीजिए कि जो है वो एक कुर्सी फर्नीचर निर्माता है, उससे कुर्सियां कौन खरीद रहा है, जो बी है वो खरीद रहा है, बा खरीद रहा है जो अपना कारोबार कर रहा है वाराणसी में। तो प्रश्न ये है कि केवल सहारनपुर में वाद दाखिल कर सकता है। अब हुआ क्या है, क्योंकि बा ने जो कुर्सियां ली थी उनका भुगतान नहीं किया है, तो क्या करेगा, बा के विरुद्ध एक वाद संस्थित करेगा अपना पैसा लेने के लिए। तो केवल सहारनपुर में वाद दाखिल कर सकता है? नहीं। केवल वाराणसी में वाद दाखिल कर सकेगा? नहीं। या तो सहारनपुर या वाराणसी में वाद दायर कर सकेगा। ये ऑप्शन सी सही है। पहले इस प्रश्न का उत्तर हाईकोर्ट ने ए सही मान लिया था, फिर जब ऑब्जेक्शन पड़ा तो ये सी ऑप्शन सही माना गया और सही ही सही है। आप सी को सही मानेंगे, हालांकि हाईकोर्ट ने भी पहले ए को सही मान लिया जो कि सही नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे धारा 20 डिटेल्ड पढ़ाएंगे। डी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में एक सिविल वाद दायर कर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ऑप्शन डी का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लें क्या कह रहा है। हमने अपने नोट्स में बताया आपको, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार, यहाँ पर हमने हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं, क्या कह रही है धारा 20 के अनुसार, तब तक खोलेंगे 1 मिनट और निकल जाता है, कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकते हैं जहां प्रतिवादी या प्रतिवादीगण निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। अतः प्रश्नानुसार या तो सहारनपुर में या वाराणसी में वाद दाखिल कर सकेगा। सीधी सी बात है, या तो वाद वहां दाखिल हो सकता है जहां प्रतिवादी या एक से ज़्यादा प्रतिवादी हैं, तो वो लोग जहां निवास कर रहे हैं, प्रतिवादीगण जहां निवास कर रहे हैं, या फिर वहां वाद दाखिल हो सकता है जहां वाद हेतुक पैदा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। हर प्रश्न आप देखते हैं, हर प्रश्न पत्र में 1 या 2 क्वेश्चन धारा 20 से ज़रूर आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 91 हो गई, 92 हो गई, फिर प्रश्न संख्या 93 पर आ जाइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। रुपये 50,000 के वार्षिक भाटक पर एक परिसर बा को किराए पर देता है। पूर्ण वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 का भाटक बकाया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है। केवल 2014 और 2015 के बकाया भाटक हेतु वर्ष 2018 में बा के विरुद्ध वाद लाता है। तो पहले आप प्रश्न को समझ लें कि जो किराएदार और मकान मालिक थे उनके बीच एक समझौता हुआ था कि हम 50,000 रुपये वार्षिक पे ये किराया
मकान या जो भी चीज़ है वो उठाएंगे। और किराएदार ने क्या किया, 2014, 2015, 2016 ये 4 सालों का किराया नहीं दिया है। और मकान मालिक का क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2014 और 2015 के बकाये के लिए 2018 में वाद लाए हैं। तो प्रश्न ये होता है कि बाकी जो साल जो बीच में बच रही हैं उनके लिए ये दूसरा वाद ला सकेंगे कि नहीं। तो पहले तो आप उत्तर बताइए, सीधी सी बात है, ये और के लिए वाद नहीं ला सकेंगे। क्यों नहीं ला सकेंगे, पहले ऑप्शन समझ ले। आप बाद में पृथक वाद धारा 216 और 217 के बकाया वाटक हेतु बाकी विरुद्ध वाद ला सकेगा, बिल्कुल नहीं ला सकेगा। दूसरे ऑप्शन में बताया गया है आप बाद में पृथक वाद धारा 2016 और 2017 के बकाया वाटक हेतु बाकी विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा, बिल्कुल सही है। सी में बताया गया है आप बाद में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके 2016 और 2017 के बकाया वाटक हेतु बाकी विरुद्ध वाद ला सकेगा, नहीं। डी ऑप्शन है आप बाद में बाकी सहमति से 2016-17 के बकाया वाटक हेतु बाकी विरुद्ध वाद ला सकेगा, किसी भी हाल में नहीं ला सकेगा। ऑप्शन बी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया हुआ है। धारा पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड पढ़ाया है, देखिए आप। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 का उपनियम 3 है। उसके अनुसार एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने के लिए उनमें एक से का हक पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वो ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाज़त के बिना करता है तो उसके पश्चात वो इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। अतः प्रश्नानुसार बाद में पृथक वाद द्वारा 2016 और 2017 के बकाये वाटक हेतु बाकी विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा। बिल्कुल क्लियर बात है, ये हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे क्योंकि आदेश 2 नियम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अगर आप किसी से अनुतोष पाने के हकदार हैं तो एक ही बार में आप वाद लाएं, बार बार आप वाद नहीं ला सकते। अगर आपने अनुतोष का लोप कर दिया है किसी भी तरह से, अगर न्यायालय उस पर अनुमति नहीं देता तो आप दोबारा वाद ला सकते हैं, वरना वादों की बहुलता को रोकने के लिए आप दोबारा वाद नहीं ला सकते, ना न्यायालय की अनुमति से ना पक्षकार की अनुमति से। कहने का मतलब है अगर एक बार में आपने पूरा अनुतोष नहीं मांगा है न्यायालय से तो दोबारा उसका आप मांग नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 94 पा जाइए 94 पर। निम्नलिखित वन्य जीव आरम्भों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा सेंचुरी नहीं है? इसको हिंदी में आप कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा नहीं है? तो सिंपल सी बात है, पहले ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में है। कैमूर वन्य अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रभान चंद्रप्रभा वन्य ये अभयारण्य ये भी है। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? हमने उत्तर में लिखा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये इसका उत्तर हो गया। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 95 पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंस विल्स इन प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो ऑप्शन जो वित्त विधेयक है उसके बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। ठीक, सिर्फ 117 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। इस जितने भी ऑप्शन हैं उसमें, हालांकि हमने आपको बता दिया है फिर भी अपने उत्तर में कि जो ऑप्शन आपका ऑप्शन में पहले तो उत्तर बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक कार्रवाइयाँ या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है, तथा अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान आदि से संबंधित मामलों को बताया गया है। और बाकी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 117 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। प्रश्न संख्या 96 आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो भारत के राष्ट्रपति को, जी हाँ बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति को जो है हमारे देश का मुख्य न्यायमूर्ति CJI ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है, जो कि बताया गया है अनुच्छेद 60 में। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। अगर CJI उस टाइम उपस्थित नहीं है तो ज्येष्ठतम जो सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 97 पर, क्या करिए 97। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिमंडल नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति, यस भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। किनका? संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि अगर आप देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये उत्तर लिख दिया हमने अपने उत्तर में, एक्सप्लेनेशन में। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 98 पर, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनिमय अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले किसी भवन के किराएदार धर्म से हिंदू की मृत्यु के पश्चात कौन अन्य उत्तराधिकारी की उपस्थिति में किराएदारी उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत घुमावदार प्रश्न है, 2-4 बार अपने आप समझिएगा। और जब प्रश्न समझना हुआ करे तो हमारी बात को रोक दिया करिए, हमारे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया करिए, फिर प्रश्न को समझा करिए कि आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे समझाने के बाद प्रश्न को तो आप समझ लेंगे, मगर अपने आप कितना समझ रहे हैं ये बात ध्यान दिया करिए। इन्होंने पूछा है कि जो उत्तर प्रदेश किराए पर देने तथा किराए बेदखली अधिनियम, हम अपने नोट्स में हर जगह आपको इसको अधिनियम 13 लिखते हैं, आप वेयर एक्ट में भी अधिनियम 13 पाएंगे इसको। ये अधिनियम 13 होता है उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इसलिए इसको रखते हैं हम लोग अधिनियम 13 इसका नाम। तो अधिनियम 13 के अंतर्गत ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई किराएदार रह रहा था, वो हिंदू था और वो हिंदू किराएदार मर गया, तो मरने के बाद उसके और भी उत्तराधिकारी हैं जो नीचे लिखे हैं वो उपलब्ध हैं। तो इनमें से अगर ये उपलब्ध हैं उत्तराधिकारी तो कौन व्यक्ति उसका किराएदारी का उत्तराधिकारी नहीं होगा? पहला ऑप्शन है विधवा, जो हिंदू मर गया उसकी विधवा, दूसरा है माता, तीसरा है पुत्र, चौथा है पिता। तो सिंपल सी बात है, अगर और बाकी सब उत्तराधिकारी जीवित हैं या उपस्थित हैं तो उस हिंदू के जो पिता हैं वो उत्तराधिकारी किराएदार नहीं होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी उत्तराधिकारी दिए हुए हैं वो वर्ग ए में आ रहे हैं, चाहे वो माता हो, चाहे वह पुत्र हो, चाहे वो विधवा हो, ये सब वर्ग ए में आते हैं। तो जब तक वर्ग ए के लोग जिंदा होते हैं वर्ग दो के लोगों को अधिकार नहीं होता है, जब क्योंकि हाँ हालांकि अगर ये लोग नहीं है तो मिलेगा अधिकार वर्ग दो के लोगों को। और सॉरी, पिता जो है वो वर्ग 2 में उपस्थित है, इसलिए इस ऑप्शन का आंसर पिता है। पिता उत्तराधिकारी किराएदार नहीं होगा बाकी सारे लोगों की मौजूदगी में। प्रश्न संख्या 99 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने तथा किराया बेदखली अधिनियम की किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अभाव में किराए में शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर किराएदार जो अधिनियम 13 है आपने मकान किराए पे लिया हुआ है तो कौन सी चीज़ किराए में शामिल होती है, ये पूछा है उन्होंने। गृह कर, जल कर, मलवहन कर या विद्युत शुल्क। तो सिंपल सी बात है, अगर कहा जाए कि अगर कोई संविदा नहीं हुई है लिखित में तो किराएदारी के साथ जल कर, ये अपने आप अंडरस्टूड है कि किराएदार को जल कर देना पड़ेगा। ये भार बिना संविदा, कोई संविदा लिखित में कोई संविदा ना हो तो ये भार जो है, जो जल कर का भार है वो किराएदार पर होता है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि अधिनियम, और ये धारा 7 से संबंधित है, अधिनियम 13 की धारा 7 के अंतर्गत किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अभाव में किराए में जल कर शामिल है। लास्ट प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न संख्या 100 है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या? निम्न में कौन सा गलत है? गलत बताना है आपको। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली अधिनियम जो है विनिमय अधिनियम 1972 की धारा 21 की उपधारा 1 परंतु के अंतर्गत 6 माह का नोटिस
अगर आपके पास कोई किराएदार किराए पर रह रहा है और आप चाहते हैं कि उस किराएदार को धारा 21 के अनुसार की उपधारा 1 के परंतु 1 कहलाता है कि आपको वास्तविक आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि आप अपना मकान खाली कराएं, इसके लिए आपने आवेदन दिया हुआ है, तो इस आवेदन के लिए इस आवेदन को दिया जाना 6 माह के अंतर ये दिया जाने का नोटिस जो है वो आज्ञापक है, बिल्कुल है, आपसे गलत पूछा है। तो ये जो नोटिस है 6 माह के अंतर्गत किराएदारी से आपको खाली करने के लिए ये आज्ञापक होता है। दूसरी बात, आज्ञापक किंतु किराएदार द्वारा इसकी छूट दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर किराएदार द्वारा इसकी छूट मैंडेटरी बट कुड बी वेड बाई द टेनेंट, ठीक, आज्ञापक है किंतु किराएदार द्वारा इसकी छूट ली जा सकती है, ना कि। फिर तीसरी बात है, परिसर के क्रय से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में दिया जा सकता है। चाहे जिस परिसर में किराएदार रह रहा हो, चाहे उसका विक्रय हो गया हो या ना हो गया हो, किसी भी हाल में नोटिस देना ज़रूरी होता है। 3 साल की अवधि बताई है इन्होंने, तो अवधि के 3 साल बीत गए हों या ना बीत गए हों, आपको अगर मकान खाली करना आना है तो आपको 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आखिरी और डी ऑप्शन देख लें, यही गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन का मतलब उत्तर सही है, ऑप्शन गलत है। देने की आवश्यकता नहीं है यदि परिसर के क्रय के 3 वर्ष के पश्चात निर्मोचन आवेदन दाखिल किया गया है। ये ऑप्शन गलत है। आपको जो आवेदन देना है खाली कराने के लिए वो देना है, किसी भी तरह की छूट नहीं है। हमने अपने उत्तर नंबर 100 में लिख दिया है, यहाँ पर उत्तर नंबर 100 लिखा हुआ है हमने आपके लिए कि अधिनियम 13 की धारा 21 धारा 1 के परंतु 1 के अंतर्गत 6 माह का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है यदि परिसर के क्रय के 3 वर्ष के पश्चात निर्मोचित आवेदन दाखिल किया गया है। ये ऑप्शन गलत है, ये कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही हैं, क्योंकि नोटिस कभी भी दिया जा सकता है, ये 3 साल की कोई मियाद नहीं है। यहाँ पर आपका कंप्लीट मैटर हो गया है। टोटल आपका जो UPHJS प्री था 2018 का पार्ट 2, मतलब दूसरा प्री जो हुआ था उसका हमने पूरा सोल्यूशन दे दिया है। शुरू के 5 दिनों में हमने पहले प्री के पूरा पेपर दे दिया है। फिर 6 से लेकर 10 तक, आज 10वां दिन है, डे 10 है, इसमें हमने आपको UPHJS प्री का 2018 का दूसरा प्रश्न पत्र दे दिया है। और यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672, या फिर चैनल आप डायरेक्ट डाल सकते हैं @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। ये पूरी की प्री की तैयारी हम करा रहे हैं। प्री की एक सीरीज़ भी तैयार कर देंगे जिससे आपको सारे प्री के नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकें, और प्री के साथ साथ मेंस को भी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इसीलिए ये नंबर हमने आपके सामने सर्कुलेट किया है। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप सचमुच में तैयारी करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करिए, जिससे आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। अगर कोई भी असुविधा होती है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क करें। उसके अलावा इस मैटर को आप सारे लोगों को, अपने साथियों को शेयर कर दें जो भी तैयारी से संबंधित हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।